हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस, जो क्लास 10th का चैप्टर था। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक्सक्रीशन। लेकिन इसके पहले मैंने क्वेश्चन दिया था पिछले वीडियो में, जिसका आंसर कुछ लोगों ने दिया है। टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है? इसका जो आंसर है वो है सिकोया। सिकोया रेडवुड ट्री की एक स्पीसीज है जिसकी हाइट अबाउट 130 मीटर तक है, तो ये टॉलेस्ट ट्री है। अब याद करो, एक्सक्रीशन पढ़ने से पहले बस फिर से ये चीजों को डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस में पढ़ना है, हमें सारी चीजों को सीक्वेंस से पढ़ना है। यानी सबसे पहले फूड का इंटेक हुआ, यानी न्यूट्रिशन किया गया, फिर उस फूड का डाइजेशन यानी उसका ब्रेकडाउन किया गया, फिर उस छोटे से ग्लूकोज से फैटी एसिड ग्लिसरॉल से उनको ब्रेक करके रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज कराई गई। उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद पढ़ा हमने ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो भी न्यूट्रिएंट गैसेस एंजाइम्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में कैसे पहुंचाए जाते हैं अलग अलग सेल्स, अलग अलग टिश्यू तक, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद प्लांट्स में पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन, यानी ये सारे प्रोसेसेस होने के बाद बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी बॉडी में जो वेस्ट है, उस वेस्ट को हमारी बॉडी कैसे एक्सक्रीट यानी कैसे रिमूव करती है हमारे इस बॉडी से। और इसी टॉपिक को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन। तो लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। क्यों करता है? अपने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड को नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। ये हमारी बॉडी में जितना ज्यादा टाइम तक रहेगा हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, इसीलिए इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ समझेंगे द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन the removal of these harmful metabolic waste bracket में nitrogenous waste from the body is called excretion. Next क्या है? Unicellular organism remove metabolic waste by simple diffusion from the body surface into surrounding water. यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके पास एक्सक्रीशन करने का एक ही बस प्रोसेस है, डिफ्यूजन के थ्रू ही करेंगे। क्योंकि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी से जिसमें किसी भी एनर्जी का खर्च, एटीपी का खर्च नहीं होता है। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके पास वेल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे हमारे पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी नाइट्रोजिनस वेस्ट के आधार पर ऑर्गेनिज्म को 3 तरीकों से बांटा गया है। पहला है अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक एंड तीसरा है यूरिकोटेलिक। अमोनो नाम से पता चल रहा है, यानी अमोनिया के बारे में शायद ये बात कर रहा है। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हो और बॉडी से रिलीज करते हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक कहा जाएगा। और ये जो अमोनिया होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, यानी सारे नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे ज्यादा टॉक्सिक। इसको रिलीज करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करता है, एक्सक्रीट करता है, उनको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। सोचने वाली बात है, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो जनरली इसका एग्जांपल देखो, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट और बोनी फिशर, ये सब वाटर एनिमल्स है और ये सब एक्सक्रीशन आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके या तो बॉडी के थ्रू डिफ्यूजन से ये अमोनिया रिलीज होता है, या तो गिल्स के थ्रू। नेक्स्ट है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ये टॉक्सिक है लेकिन इससे कम, किससे? अमोनिया से कम टॉक्सिक है और यूरिया से, यूरिक एसिड से ज्यादा टॉक्सिक है। नेक्स्ट है दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट लेस देन अमोनिया, यानी इनको भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए लेकिन अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म से कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इनको। नेक्स्ट है देयर बॉडी आल्सो प्रोड्यूस अमोनिया बट लीवर कन्वर्ट इट इनटू यूरिया, यानी इनके बॉडी में भी अमोनिया का प्रोडक्शन होता है लेकिन लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है ताकि एक्सक्रीशन करने में प्रॉब्लम ना हो, ताकि वाटर का ज्यादा अमाउंट की जरूरत ना पड़े। तो उसका एग्जाम्पल कौन है? मैमल्स और फ्रॉग, यानी हम ही लोग। तो हमारे अंदर भी अमोनिया फॉर्मेशन होता है लेकिन एक्सक्रीट क्या करते हैं हम लोग? यूरिया। रीजन क्या है? क्योंकि लीवर हमारे अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक एक्सक्रीट यूरिक एसिड, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, और तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे कम टॉक्सिक यही होता है, कौन? यूरिक एसिड। और ये ऑर्गेनिज्म जनरली इनको कम वाटर चाहिए एक्सक्रीशन करने के लिए, तो ये उस एक्सक्रीटिव मटेरियल को पेस्ट या पेलेट के फॉर्म में करते हैं। यानी बर्ड्स को देखो,
बर्ड्स जो भी एक्सक्रीट करता है उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो पेस्ट की तरह होता है। तो इसका एग्जांपल है बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, और सबसे लेस टॉक्सिक है। याद रखना, ये याद रह जाता है कि अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होता है कि यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूरियोटेलिक जो यूरिया को एक्सक्रीट करता है और यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड को, यानी इसमें सी है यूरिको में और यूरिक एसिड में भी सी है, यानी यूरिकोटेलिक ही यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा और यूरियोटेलिक यूरिया एक्सक्रीट करेगा। तो यही था हमारा नाइट्रोजनस पेस्ट के आधार पे 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारा सिस्टम है इसका क्या नाम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 3rd वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हार्ट के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स वाले वीडियो में, उसमें हार्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है, पहले उसको कंप्लीट करें फिर इसको पढ़ें, तब आपको समझना काफी आसान होगा। देखते हैं इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 1 पेयर ऑफ किडनीज होंगी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर होंगे, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा होंगे। इसके अंदर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसको कहा जाता है डॉर्सल एरोटा और इसको कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा। याद करो, हार्ट में वेना कावा मैंने बताया था, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या करता था, नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता था हार्ट के पास, और एरोटा क्या करता था, एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता था सारे ऑर्गन तक। यानी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस पूरे सिस्टम को सप्लाई करेगा, और ये क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाले ब्लड को यहाँ से ले जाएगा और फिर से हार्ट तक पहुंचाएगा, फिर लंग्स तक, वहां से फिर से गैसेस एक्सचेंज होते हुए ये ब्लड सर्कुलेट करेगा। तो यहाँ याद रखना है, इस किडनी को मैंने इधर दिखाया, इस किडनी में आखिर क्या क्या चीजें हैं। अगर देखा जाए तो इस किडनी में 10 से 12 ऐसे रेक्टेंगुलर, ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको मेडुलरी पिरामिड्स कहा जाता है। ये किडनी एक कवरिंग से कवर होता है जिसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। इस किडनी का साइड जो एरिया है ये पूरा, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले एरिया को मेडुला कहा जाता है। इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है उसको रीनल कॉलम कहा जाता है, और यहाँ ये जो स्पेस है इसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। और यही रीजन है जहां से ये डॉर्सल एरोटा इंटर करता है, इंफीरियर वेना कावा इंटर करता है, ऊपर से ये यूरेटर भी यहीं से निकलता है, यानी यूरिन यहीं से, फिर उसका पाथवे यूरिन का यही है, यानी यही वो रीजन है, पेल्विक रीजन। फिर मैंने उस मेडुलरी पिरामिड्स को यहाँ दिखाया कि इसके अंदर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कह सकते हैं, या फिर किडनी। इसके अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली इस तरीके से दिखते हैं, और यही नेफ्रॉन है, और इसको मैंने यहाँ जूम करके बनाया। इस नेफ्रॉन के पार्ट्स को देखेंगे तो वो हमारे ब्लड से जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो सबको निकालना है, यानी हमारे ब्लड को फिल्टर करने वाला कोई ऑर्गन चाहिए, कोई पार्ट चाहिए, तो ये वही है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। नेफ्रॉन ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। आर्टरीज से भी छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं जिसको आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल्स आएगा। ये आर्टरी ही है, पतली सी आर्टरी, इसीलिए आर्ट्रियोल कहा गया। ये पूरा ब्लड वेसल यहाँ घूमता है ताकि यहाँ से यहाँ ब्लड सर्कुलेट करते जाए और यहाँ फिल्टर होते जाए। ये ब्लड इसके थ्रू, बॉमेंस कैप्सूल के थ्रू फिल्टर हो। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करेगा, उस ब्लड को ले जाएगा, यानी जितना फिल्टर हो गया वो उस ब्लड को बाहर ले जाएगा। उसके बाद जो फिल्ट्रेट आ गया इसमें, यानी जो यूरिन आ गया, वो आएगा पीसीटी में। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके अंदर वो यूरिन लूप ऑफ हेनले में आएगा। उसके बाद डीसीटी में आएगा। डीसीटी का फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, और इसी के थ्रू रीनल पेल्विस से होते हुए, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा में आ जाएगा। तो इस नेफ्रॉन को अच्छे से पढ़ते हैं, आखिर ये नेफ्रॉन किस तरीके से फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का और यूरिन फॉर्मेशन करता है, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ होगा, नेफ्रॉन के अंदर होगा, यानी यूरिन फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट, जैसे ये नेफ्रॉन है, मैंने ये नेफ्रॉन का डायग्राम फिर से बनाया। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल आया, एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ होके पूरा कॉइल्ड हो गया। कॉइल्ड रीजन में इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। उसके बाद फिर से ये जो ब्लड वेसल निकला इसको इफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। देखो क्या होगा, यहाँ ब्लड फिल्ट्रेशन होना है, ब्लड फिल्ट्रेशन यही होगा।
तो ब्लड फिल्ट्रेशन कौन करेगा? ग्लोमेरुलस करेगा। अब वो ब्लड फिल्टर होके यानी ब्लड का जो वेस्ट पार्ट है वो फिल्टर होकर किस में जाएगा? वो फिल्टर होकर बॉमेन्स कैप्सूल के अंदर जाएगा, यानी इस रीजन के अंदर जाएगा। बॉमेन कैप्सूल से होते हुए पीसीटी फिर लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यूरिन फॉर्मेशन अकर इन नेफ्रॉन ऑन 3 बेसिक स्टेप्स, यानी 3 स्टेप्स हैं इसके यूरिन फॉर्मेशन के। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। फर्स्ट स्टेप जैसे देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? occurs in Bowman's capsule in which small molecules filter from glomerulus in Bowman's capsule। यानी क्या होता है, इस ब्लड के अंदर जो वेस्ट है या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होकर यानी वो वेस्ट है वो Bowman's कैप्सूल के अंदर इंटर कर जाता है। फ्लूइड विच इंटर्स द Bowman's कैप्सूल इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, यानी जो ब्लड से फिल्टर होकर जो लिक्विड अंदर गया Bowman's कैप्सूल के अंदर, उसको यूरिन भी कह सकते हैं, लेकिन सही टर्म है उसको बोलने का फिल्ट्रेट, क्योंकि वो फिल्टर होकर इसके अंदर आया है। यानी 1 मिनट में जो जितना ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है उस ब्लड में से 125 ml 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट रिलीज होता है, जिसको GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी पर मिनट क्या है? 125 मिलीलीटर पर मिनट, इसलिए लिखा है द फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट इज 125 मिलीलीटर। नेक्स्ट है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उससे पहले ये समझते हैं, यहाँ जैसे हमें लगा कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ होगा और यूरिन बन गया होगा यहाँ, लेकिन एक्चुअली होता नहीं ऐसा। क्या होता है इसमें कि यहाँ जब फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का, यानी ब्लड जब फिल्टर हुआ और यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है, उस दौरान जो चीजें फिल्टर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई। यानी कुछ ऐसे मटेरियल चले गए जो हमारे लिए यूजफुल है, जो यूरिन में नहीं जाने चाहिए थे, और कुछ ऐसे मटेरियल्स नहीं जा पाए जिनको यूरिन में जाना चाहिए थे, यानी उनको बॉडी से बाहर रिलीज होना। तो क्या होता है, ये जो इफरेंट आर्टियोल ये फिर से इधर से निकलकर पूरी तरीके से घूमता है इस पूरे नेफ्रॉन के चारों ओर। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो भी वेस्ट अभी भी ब्लड के अंदर रह गया वो ब्लड से डायरेक्ट इस नेफ्रॉन के अंदर सिक्रीट हो जाएगा, और जो भी यूजफुल चीजें इस नेफ्रॉन के अंदर चली गई, जो भी यूजफुल चीजें इस फिल्ट्रेट के अंदर चली गई, वो फिर से इस ब्लड वेसल के अंदर इंटर कर जाएगी, फिर से इस ब्लड वेसल के अंदर इंटर कर जाएगी। तो वही समझना। तो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव यानी सिलेक्टेड चीजों का रीअब्जॉर्प्शन, फिर से अब्जॉर्ब करना बॉडी के थ्रू। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और यूजफुल कंपोनेंट टेक्स प्लेस इन पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। यानी जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है सब में होता है, पीसीटी में होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है, डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। यानी जो चीजें यूजफुल है, जो अभी ब्लड के अंदर ही, जो इस नेफ्रॉन के अंदर है। नेक्स्ट है 60 to 70% of useful molecule get absorbed in PCT। तो इस PCT के अंदर जितना भी यूजफुल कंपोनेंट चला गया, वो सारे यूजफुल कंपोनेंट ये जो ब्लड वेसल है फिर से वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर से इस ब्लड के अंदर ले आएगा, क्योंकि इन चीजों का लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये यूरिन के अंदर जा रहा है तो ये हमारे लिए लॉस है, तो उसको एब्जॉर्ब करना है। नेक्स्ट है इन ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स गेट रीअब्सॉर्ब्ड इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है, इसको ये जो नीचे है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर गया इसको कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, इस यूरिन यानी इस फिल्ट्रेट के अंदर जितना वाटर है वो वाटर फिर से ये ब्लड वेसल एब्जॉर्ब करेगा। सोचने वाली बात है, यहाँ मैंने अभी भी बताया कि फिल्ट्रेट 1 मिनट में कितना भरा है, 125 मिलीलीटर। यानी ऐसा समझ सकते हैं कि 1 मिनट में 125 मिलीलीटर का यूरिन बना। आप कैलकुलेट करके देखो कि एक दिन में आप कितना यूरिन रिलीज करोगे अगर इस रेट से यूरिन फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो तो। सही कहता हूँ, आप दंग रह जाओगे अगर उसको कैलकुलेट करके देखोगे। यानी आवर को चेंज करो और 24 से मल्टीप्लाई करो उसको। फिर क्या होगा, नेक्स्ट है ओनली आयंस गेट रीअब्सॉर्ब्ड इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं, आयंस है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। तो क्या होता है, उन आयंस का एब्जॉर्प्शन ये ब्लड वेसल इधर करेगा, और ये ब्लड वेसल जो इधर वाला जो ब्लड वेसल है वो वाटर का एब्जॉर्ब करेगा। यानी इस फिल्ट्रेट के अंदर जितना वाटर हो गया उस जितना ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सकता है करेगा, और इधर जितना आयंस को एब्जॉर्ब किया जा सकता है इस ब्लड वेसल के द्वारा वो एब्जॉर्ब करेगा। फिर नेक्स्ट 15 to 20% रीअब्जॉर्प्शन आता है इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, और बाकी 15 से 20% रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में होता है। यानी ब्लड वेसल अगर इसमें भी कुछ आ गया तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी कुछ हार्मफुल चीजें जो अभी भी इस ब्लड के अंदर रह गई
उसको फिर से इस नेफ्रॉन के अंदर डालना है, क्योंकि उसको यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज करना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लिखा मूवमेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड वेसल इन पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी इस ब्लड वेसल से इस नेफ्रॉन के अंदर जाएगा सारा हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो यही था हमारा यूरिन फॉर्मेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, इन सारे प्रोसेसेस के बाद अब यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर करेगा। याद करो, किडनी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर करने के बाद एक रीजन बताया गया था, रीनल पेल्विक। रीनल पेल्विस रीजन में एंटर करने के बाद यूरेटर के अंदर एंटर करेगा यूरिन, फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा और फिर से यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होगा बॉडी से। यही मैंने लिखा, नाउ यूरिन पासेस टू यूरेटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट थ्रू रीनल पेल्विस। आफ्टर यूरेटर यूरिन गेट कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट द यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर आफ्टर कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरिन। यानी यूरिनरी ब्लैडर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूरिन कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, एक अर्ज आता है, यानी नर्वस सिस्टम के पास एक मैसेज आता है कि अब यूरिन रिलीज करना है बॉडी से। ये अमाउंट है 400 ml, 400 ml यूरिन फॉर्मेशन जैसे ही स्टोरेज हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, हमारे पास एक मैसेज आता है और हम यूरिन रिलीज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं बॉडी से, और इसी डिस्चार्ज को ही मैच्यूरेशन कहा जाता है। मैच्यूरेशन बोथ नर्वस कंट्रोल और वॉलंटरी कंट्रोल है, यानी हमारे न्यूरॉन्स के कंट्रोल भी है हमारे विल पावर के भी कंट्रोल में। ये जनरली इनवॉलंटरी हो जाता है छोटे बेबीज में या फिर ओल्ड एज पर्सन में। नेक्स्ट याद रखना है, आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, और उसको हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। यानी कोई भी इंसान जिसका किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, उसको किसी दूसरे ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। यानी क्या होता है, देखते हैं। अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ to remove unwanted substances, urea, uric acid, etc. from blood while adding desirable things। देखेंगे इसमें, जैसे कि क्या होता है, हमारे बॉडी में रेडियल आर्टरी होते हैं। रेडियल आर्टरी, यहाँ से एक ट्यूब कनेक्ट किया जाता है, उस ट्यूब से ब्लड निकाला जाता है। वो ट्यूब क्या होता है, एक बड़े से ट्यूब लाइक एक कंटेनर में घूम कर जाता है, कंटेनर के अंदर घूमता है। उस कंटेनर के अंदर लिक्विड्स होते हैं। वो लिक्विड क्या होता है, हमारे सेम टू सेम ब्लड की तरह ही होता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं होती उसके अंदर। जो चीजें हमें ब्लड से निकालनी, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, उस ट्यूब के अंदर नहीं होता है। तो क्या होता है, उस सेलोफेन ट्यूब से उस नाइट्रोजनस वेस्ट का उस कंटेनर के लिक्विड में एंटर कर जाता है, और फिर से वो सेलोफेन ट्यूब फिर से एंटर होकर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड डाल दिया जाता है। तो इसी तरीके से जो काम किडनी करता है वो डायलिसिंग मशीन करती है, इसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। इन हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ब्लड फ्रॉम रेडियल आर्टरी पंप टू द ट्यूब, एंड रेडियल आर्टरी से क्या होता है, उस ब्लड को पंप किया जाता है उस ट्यूब के अंदर। डायलाइजर इज फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड, उसको डायलाइजर कहते हैं। उसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड होता है, उसी के थ्रू ये पूरा का पूरा ट्यूब पास होता है, और वहां से डिफ्यूजन के थ्रू सारी चीजें जो वेस्ट है वो ब्लड से बाहर निकल जाती है, लेकिन ब्लड वहां से नहीं निकलता। वो सेलोफेन ट्यूब फिर से घूम के हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है, और उससे ब्लड हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। वो जो ट्यूब होता है उसको सेलोफेन ट्यूब कहते हैं, और इससे चीजें ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, यानी कुछ चीजों को पास कर सकता है, कुछ को नहीं। जो मशीन यूज किया जाता है उसको हीमोडायलिजर कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। याद रखना है कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, यानी बॉडी से कोई भी सब्सटेंस का रिमूवल जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसको एक्सक्रीशन में डाल देंगे। तो प्लांट भी एक्सक्रीशन करता है। प्लांट के पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है हमारी तरह, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा था, वैसा कोई सिस्टम प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता है। तो क्या करेंगे, पहला याद करो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। उसमें क्या था, CO2 और वाटर मिलकर ग्लूकोज बना रहा था, लेकिन साथ में एक बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा था, यानी वेस्ट गैस जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। कौन सा गैस, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिमूवल भी एक तरीके का क्या है, एक्सक्रीशन है। कैसे करता था, स्टोमाटा के थ्रू करता था। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। याद करो ट्रांसपिरेशन, प्लांट में जो मैक्सिमम वाटर है वो वाटर वेपर फॉर्म में क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो इस वाटर वेपर को भी रिलीज करना, ये भी एक टाइप का क्या है, एक्सक्रीशन है। तो प्लांट ऐसे भी एक्सक्रीशन कर रहा है। और क्या करता है प्लांट में कुछ लीव्स होते हैं जो सेनेसेंट एज में पहुंच जाते हैं। सेनेसेंट एज मतलब वैसा स्टेज, अब वो झड़ने वाले वैसे लीव्स, यानी कुछ देर के बाद क्या होंगे, कुछ दिनों के बाद झड़ जाएंगे।
तो प्लांट अपना जो वेस्ट होता है वो उन लीव्स के सेल के वैक्यूल के अंदर डाल देता है। उससे क्या होता है, जब वो लीव झड़ते हैं तो साथ ही साथ वो वेस्ट को भी बाहर ले जाते हैं उन प्लांट बॉडी से। नेक्स्ट है रेजिन और गम्स। रेजिन और गम्स भी प्लांट में ओल्ड जाइलम टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाते हैं। वो जाइलम टिश्यू जो अब फंक्शनल नहीं है, यानी जिसमें अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, तो उसके अंदर भी जाकर जमा हो जाते हैं रेजिन और गम्स। प्लांट अपने कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल को सॉइल के थ्रू भी एक्सक्रीट करता है। तो यही था हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट।